हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपकी अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि यहाँ पर डेली क्लासेस हो रही है रात्रि के 9 बजे, है ना। यहाँ पर डेली के रात्रि के 9 बजे हम क्लास लेते हैं। आपकी मैथ्स की क्लास भी शाम को रहती है, 5 बजे डेली रहती है। तो मैथ्स की क्लास भी आप अटेंड कीजिए और रात्रि के 9 बजे यहाँ पर क्लासेस मेरी रहती है, तो मेरी भी अटेंड कीजिए, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मैंने साइन नहीं ले पाया है यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए मुझे खेद है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन आप लोग को मालूम है क्या है, बेल आइकन का साइन क्या है, सब्सक्राइब का साइन, है ना। और आपको लाइक करके जाना, सभी फ्रेंड्स को लाइक करके जाना है, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले मैं उन सभी फ्रेंड्स को बधाई देती हूँ जिनके अच्छे नंबर आए हैं। अभी तो हमने कुछ का काउंट कर लिया है, कुछ कभी रह गया है, अभी नहीं काउंट कर पाए हम। तो अभी कल कंप्लीट हो जाएगा, कल हम यही इसी टाइम पर शायद हो सकेगा। तो हम रात्रि के 9 बजे ही हम आपको रिजल्ट बताएंगे, ठीक है। कितने बजे? रात्रि की इसी समय 9 बजे हम आपको इसका कल जो भी टेस्ट हुआ है संडे को, टैलेंट खोज प्रतियोगिता वाला, तो हम आपको रिजल्ट बताएंगे। प्लस हम आपको पढ़ाई करने का एक स्ट्रेटजी भी बताएंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, और साथ ही साथ आपका रिजल्ट भी रहेगा, है ना। तो जहाँ कहीं भी रहे, रात्रि की कल 9 बजे आप यहाँ उपस्थित रहें, क्योंकि कल आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो बात करते हैं कि वैसे मुझे काफ़ी खुशी है कि कल बहुत सारे साथी जुड़े हुए थे, सभी ने अच्छा आंसर किया, सभी का लगभग आंसर सही हो रहे थे। तो ऐसे ही आप पढ़ाई कीजिए साथ में, और आपको क्वेश्चन तो अच्छे ही लग रहे थे, मैंने मेहनत किया था कंटेंट पर, ठीक है, डेली मेहनत कर रही हूँ यहाँ पर। आप सब भी मेहनत कीजिए और मेहनत का ही फल नतीजा यहाँ पर अच्छा होता है ना। तो जैसा कि आज डेली क्लासेस आपकी साइंस या हिंदी व्याकरण डेली क्लासेस चल रही हैं, तो आज में पूरा साइंस का पार्ट है, प्लस आपका जीके भी थोड़ा मिक्स है इसमें, ठीक। क्योंकि आपके जो साइंस का पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनते हैं। क्योंकि जिस तरह से मैथ कंपलसरी है, इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी कंपलसरी, उसी तरह से साइंस भी हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में कंपलसरी है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कि आपको खुद ही बहुत पसंद आने वाले हैं, है ना। खुद ही आप लोग कमेंट करने वाले कि मैम क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। तो आप सब अंत तक बने रहेंगे और अपने सभी साथी को जोड़ लीजिए, है ना। जिस तरह से कल आपने प्रयास किया था तो मुझे तो काफ़ी खुशी हुई, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि आप लाइव यहाँ पर 100+ अपने सभी साथी को जोड़ लें, है ना। यहाँ पर डेली हर संडे को आपका ये टेस्ट हुआ करेगा, टैलेंट खोज प्रतियोगिता, जिसमें इस बार आपको 10 प्रतिभागी यहाँ पर चुने जाएंगे, ठीक। चलिए, तो बात करते हैं अपने सेशन की, ज़्यादा बात ना करते हुए, है ना, अपने सेशन की बात करते हैं। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आपको शेयर करना है ना। तो कल तो आपने अच्छा किया है, तो आज भी उम्मीद करती हूँ ये सब आप बनाए रखेंगे, मेरे बिना कहे हुए। अपना टारगेट आप लोग खुद बताएंगे और अपना मैसेज में बताएंगे, सभी साथी को बताएंगे हमारा टारगेट क्या है, 100। बार बार आप लोग एक दूसरे को याद करेंगे, टारगेट अपना नहीं भूलना है। और हाँ, जिस उद्देश्य से आप इस ओम शिव शक्ति क्लासेस से जुड़े हो, अपना उद्देश्य भी आपको नहीं भूलना है ना। आप कहीं भी रहें पर अपने उद्देश्य को नहीं भूलना है। वो तो मैं आपको बता रही हूँ शेयर करना, क्योंकि लोगों तक पहुँचाना है। लेकिन आपका जो उद्देश्य है कि आपको पढ़ाई करने आए हो, समझने आए हो कॉन्सेप्ट को, तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको क्वेश्चन तो दिख रहा है आज, है ना, तो उस टाइप का आज नहीं बन पाया है, इसके लिए खेद है। चलिए, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। देखिए क्या है आपका पहला क्वेश्चन, साइंस पार्ट है प्लस जीके है आपका, दोनों साथ में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आज का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से अपने सभी आंसर कीजिएगा, ठीक। चलिए, तो पहले वो क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृत सागर क्या है। मृत सागर क्या है, बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या है मृत सागर, क्या है। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, या ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है आपका कि ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। बताइए, फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो आंसर करें सभी फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन, बताएं सभी लोग आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका। तो हाँ, देखिए क्या है यहाँ पर राइट ऑप्शन, बताइए। ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है वो मृत सागर कहलाता है, या ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन होता है, या ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। बताइए, आंसर कीजिए। बहुत आसान से क्वेश्चन, और सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये मतलब ध्यान रखिए इस चीज़ को कि सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं। मैं
ओम शिव शक्ति आपको जो भी कंटेंट देगा, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, है ना, ओम शिव शक्ति जो भी आपको कंटेंट देगा वो आपके यहाँ से सिलेबस से रिलेटिव होगा, है ना। और आपके एग्जाम में देख लीजिएगा, अगर आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे आपको खुद मालूम हो जाएगा कि मैम या सर जो भी क्वेश्चन लेकर के आते थे ओम शिव शक्ति क्लासेस में, क्या यहाँ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आपको 100 में 80% आपको वहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन। बस आप कंटिन्यू यहाँ पर डेली क्लासेस अटेंड कीजिए, प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस डाली हूँ, वहाँ भी आप चेक करके देखिए, जो समझ में नहीं आ रहा तो हमें बताइए, ठीक। चलिए, तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका पहले का, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज्यादा नमकीन होता है, खारा होता है ना। इस सागर को हम क्या कहते हैं, मृत सागर। वहां का पानी पिया नहीं, क्योंकि बहुत खारा होता है वहां का पानी, ठीक। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसका टेस्ट कैसा होता है, नमकीन के जैसे खारा होता है ना, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मृत सागर बोलते हैं, है ना। चलिए, तो ज्वार भाटे से ऐसे कोई यहाँ पर रिलेटिव नहीं, जहाज चलाने से भी कोई रिलेटिव नहीं है, ठीक है। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नॉर्मल सी खांसी, आप लोग डरिएगा नहीं, क्लासेस स्किप करके नहीं जाना है आप लोग को, है ना। चलिए, तो क्योंकि है तो कोरोना का कहर इस समय चल रहा है, तो सभी को डर लगता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब सभी सुरक्षित रहें, हम सब भी सुरक्षित हैं यहाँ पर। ईश्वर करे सभी को सुरक्षित रहें, जो जहाँ पर रहें सभी सुरक्षित रहें, है ना। आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो, हम सब तो एक ही हैं। चलिए, बात करते हैं क्वेश्चन की। इस शैके इसको लाइकेन कहते हैं। लाइकेन क्या चीज़ है, इसको क्यों लाइकेन वर्ड क्यों यूज़ किया गया, बताइए। क्या इसको पानी पी लेती हूँ, आप लोग आंसर कीजिए तब तक। आज तो सेकंड क्वेश्चन में ही पानी की जरूरत पड़ गई है। चलिए, तो आंसर कीजिए क्या होगा। लाइकेन क्या है, लाइकेन परजीवी है, या रसायन स्वपोषी है, या अपघटक है, सहजीवी है, बताइए। तो क्या है लाइकेन, लाइकेन एक प्रकार का सहजीवी है ना। ये शैवाल और लाइकेन एक दूसरे के साथ मिली भगत इनकी रहती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, सहजीवी। साथ साथ ही एक दूसरे से रहते हैं, इनका साथ साथ कॉम्बिनेशन रहता है, एक दूसरे के हेल्प लेते हैं, है ना। चलो, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सहजीवी इनको बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम से मिक्स करके लाई हूँ, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहना है आप सबको। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। आप सबको आवाज़ तो मेरी आ रही है ना, है ना। तो खांसी आ रही, से थोड़ा धीरे बोलती हूँ, ज़्यादा आवाज़ लगती है, ज़्यादा मेहनत लग रही है, तो मेहनत का भी यहाँ पर कुछ मिलना चाहिए, शेयर करना चाहिए। आप सब ध्यान रखिए कि मैम मेहनत कर रही है, खांसी भी आ रही तब भी रुक नहीं रही है ना। तो यहाँ पर लास्ट तक बने रहिएगा, सभी दोस्तों को जोड़ लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, बताइए। ग्रीन हाउस गैस, पावर हाउस गैस, या बताइए इसको क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैस को क्या बोलते हैं, बताइए। क्या पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, सेकंड है ऑक्सीजन है, थर्ड है आर्गन, फोर्थ है मीथेन। बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। बहुत ये कंपटीशन एग्जाम में सभी बनते हैं, चाहे जिसका भी जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हो, टेट का कर रहे हो या जेल प्रेरी कर रहे हो, जिस किसी का भी कर रहे हो आप, है ना, पुलिस का कर रहे हो, कांस्टेबल का कर रहे हो, एसआई का कर रहे हो, सभी में ये साइंस आती है। तो बताइए मीथेन क्या है। चाहे कोई भी टेट एग्जाम हो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम हो, सब में साइंस बनती ही बनती है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट, मीथेन हो जाएगा। मीथेन को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी हम कहते हैं, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ना कि सल्फर नहीं होगा, ऑक्सीजन भी नहीं होगा, आर्गन भी नहीं होगा, है ना। मीथेन को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। चलिए, बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है हमारा फोर्थ क्वेश्चन आज का। देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। विजय सर ने इसकी कॉन्सेप्ट क्लास भी पहले ही ली थी, तो आप सबने देख लिया होगा शायद तक, इसकी साइंस में दी थी। सही, जितने सारे लेयर होते हैं सभी कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है, तो आप सब देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो, है ना। अब पिछली पार्ट भी जो हमने ईवीएस में भी कराया था, तो उसमें भी हम सब ये सब कुछ बताया हुआ है ना, कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, बताइए वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। क्या तापमंडल होती है, मध्यमंडल होती है, या क्षोभ मंडल होती है, आयन मंडल होती है, बताएं। सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो कौन सी होती है, मध्यमंडल होती है। कौन सी होती है, मध्यमंडल, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लेयर में बताया गया है मध्य मंडल इस बीचों बीच रहता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मिट्टियों से क्वेश्चन बनते हैं। ये लेयर जितने होते हैं वायुमंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इनसे सभी से क्वेश्चन बनते हैं। और मिट्टी से भी मैं आपको क्वेश्चन लाने वाली, जलोढ़ मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, इन सब से भी अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो ध्यान दीजिए कि यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उन सब का भी आप रिविजन करते रहिएगा, है ना। कुछ ऐसे पार्ट है कि वहाँ से हर बार वहाँ से टेट एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते ही बनते हैं, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागर में जो जल स्तर रहते हैं, वहाँ जो जल स्तर का वृद्धि रहती है वहाँ पर, तो उसका कारण क्या है? क्यों महासागरों में इतना जल स्तर ज़्यादा रहता है वहाँ पर? बताइए, जल महासागरों में इतना पानी क्यों रहता है? पहला है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, दूसरा है अत्यधिक वर्षा होना, तीसरा अम्ल वर्षा होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा? महासागरों में पानी का जो स्तर ज़्यादा रहता है, वहाँ पर इतना पानी रहता है, रीज़न क्यों रहता है वहाँ पर ज़्यादा पानी? क्या आप सबने कभी सोचा? अगर नहीं सोचा तो यहाँ पर आंसर देखिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो महासागरों में जल स्तर का वृद्धि कारण रहता है, क्यों वहाँ पानी ज़्यादा रहता है, तो रीज़न ये है कि वहाँ पर ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। ध्रुवीय प्रदेशों में क्या होता है? बर्फ पिघलते हैं जो कि वहीं पर जाते हैं, इसीलिए वहाँ पर जो जल का स्तर होता है ज़्यादा रहता है ना। ये होगा आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, डेली क्लासेस यहाँ पर रात्रि के 9 बजे रहती है, तो आप जहाँ कहीं भी रहें रात्रि के 9 बजे अपने क्लासेस पर अटेंड हो जाइए। और सभी दोस्तों को आपने बता दिया करिए कि रात्रि के 9 बजे क्लास रहती है। और कल का सेशन जो रात्रि के 9 बजे होने वाला है, किसी को मिस नहीं करना है। कल का सेशन आप सबको किसी को मिस नहीं करना है ना, क्योंकि आप सबको रिजल्ट भी जानना है और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल स्पीच भी साथ में रहेंगी, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, है ना। अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या है, तो रात्रि के 9 बजे आप सबको यहाँ पर अटेंड होना है। चलिए, तो आज भी अटेंड होना है, जाना नहीं है कहीं भी, है ना। तो बताइए, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? जो सूर्य की हानिकारक किरणें होती हैं, तो पृथ्वी पर जो किरणें आने लगती है, तो उनको न आने के लिए रोकता कौन है? कौन सुरक्षित रखता है? बताइए, इन किरणों को, हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? क्या आयन मंडल ऐसा करता है, या ओजोन मंडल, या क्षोभ मंडल, या चुंबक मंडल? बताइए, आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? आंसर करें सभी फ्रेंड्स, आंसर कीजिएगा और सभी फ्रेंड्स को आपको शेयर करना है ना। ध्यान रखना आप चीज़ को। यहाँ की मैम बोल रही हैं, तो यहाँ पर आपको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना है। मैम तो कर ही रही, डेली क्लासेस में आपको देती हूँ, और दिन में आपको अभी मैथ्स की 5 बजे डेली मिल रही है। मैं आपको एक और क्लास देने वाली हूँ साथ ही साथ, है ना। तो मेरी दिन में 2 क्लास रहेगी, एक विजय सर की रहेगी, तो आपको 3 क्लासेस फ्री क्लासेस मिल रही हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ओम शिव शक्ति जो भी ला रहा है सब आपके लिए ला रहा है, आपके हिसाब से ला रहा है, आपका टाइम के अकॉर्डिंग दे रहा है। बताइए, आप टाइम निर्धारित करते हो तब हमारी यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। सभी फ्रेंड्स के कहने अनुसार पर हमने ये टाइम रखा है, अपने हिसाब से नहीं रखा है हमने कुछ भी, और ना ही आगे भी कभी रखा जाएगा। आपके हिसाब से सब कुछ यहाँ पर डेवलप जो भी होगा वो साथ ही साथ करेंगे हम लोग, है ना। कोई अकेले नहीं करने वाला यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 6 में? हमारे ओजोन मंडल हो जाएगा, है ना। जो यहाँ पर हानिकारक किरणें रहती है यही रोकती हैं, और हमको स्वच्छ किरणें यहाँ पर पृथ्वी पर देती हैं, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, है ना। तो अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं लेकर के आई हूँ। क्यों? रीज़न क्या है कि जब मैं कंपटीशन एग्जाम में देख रही हूँ किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, समय बदल रहा है, स्थितियाँ बदल रही हैं, नॉलेज लोगों को बदल रहा है, तो आपको इजी क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इजी क्वेश्चन नहीं, ये मीडियम है, तो आपको देखिए कि आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं ना। तो जैसा समय की मांग है उसी तरह से आपको तैयारी रखना है ना। आज की दुनिया बहुत ज़्यादा आगे है, तो आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि 2 घंटे 1 घंटे पढ़ाई में आपका सिलेक्शन होने वाला है। मन से पढ़िए, मन से पढ़िए, 3 से 4 घंटा दीजिए, है ना। अब वैकेंसी वैसे भी कम आती है, तो ध्यान दीजिएगा कि अपने समय को बहुत मूल्यवान तरीके से देखिए, है ना, कि अब वापस आता है कि नहीं आता। इस तरीके से चलिए कि अब नहीं आने वाला, इसलिए उस चीज़ की ज़्यादा महत्व रहती है कि भैया अब ये तो नहीं आएगा जीवन में, तो इसलिए उसको ज़्यादा महत्व दीजिए, है ना। समय को सबसे ज़्यादा महत्व दीजिए। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का जो सतह है वो कितने प्रतिशत जल से घिरा हुआ? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। बहुत आसान से, बहुत ही कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है। बताएं सभी लोग, आंसर करें।
अपने आप को देखिए, क्या आपको मालूम है कितने प्रतिशत आपकी पृथ्वी में जल है? 60% है या 71 है, 77 है, 80% है? सभी लोग बताएंगे इसका, और सभी लोग का राइट आंसर यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आप पृथ्वी पर रह रहे हो, पानी का उपयोग करते हो दिन रात। तो आप बताएं इसकी कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत आपको बचाना भी है, ये भी ध्यान रखना है ना। पानी को ऐसे फेंकना नहीं है, आप सबको देखना कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत हमको बचा करके रखना है। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो। 71% आपका कितना है? जल का प्रतिशत आपकी पृथ्वी पर, है ना। कितने परसेंट है? 71% है। चलिए, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे और सभी लोग ईमानदारी से शेयर करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी आपको नहीं छोड़नी है, ठीक। चलिए, वैसे आप लोग ईमानदारी छोड़ते नहीं है, लेकिन बता देती हूँ कि छोड़ना नहीं है आपको किसी भी तरह से, है ना। मैम छोड़ने नहीं देंगी आपको, अगर आप छोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो ईमानदारी आपको छोड़ने नहीं देंगी मैम, ठीक। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ओम शिव शक्ति क्लासेस में नाम भी है, शिव भी है, शक्ति भी है, दोनों भी। तो ईमानदारी तो बिल्कुल यहाँ पर होना उचित है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने क्वेश्चन की, ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या है, इसकी मापने की इकाई क्या है ना। इस टाइप की कॉम्पिटिशन एग्जाम में, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं, तो अगर साइंस में ये नहीं आएगा तो क्या आएगा बताइए, आप खुद सोचिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, मिक्सअप देता है वो फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, जूलॉजी का भी, क्योंकि वही तो साइंस का पार्ट है, कंक्लूजन है ना। तो इस सबसे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कोई भी टेट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में बनते हैं। तो बताइए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए इकाई क्या है? कौन सी? क्या डेसिबल का यूज करते हो? जो ओजोन परत की लेयर वहां पर मापा जाता है, तो क्या डेसिबल का यूज करते हैं, या डॉप्सन इकाई का यूज करते हैं, पास्कल का या वेबर का? आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए। क्या होगा राइट ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। डॉप्सन इकाई को हम मोटाई मापने की इकाई हम यहाँ पर लेते हैं, इसका प्रयोग करते हैं किसमें? ओजोन परत की जब लेयर को मापा जाता है तो किसका प्रयोग करते हैं? डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं, है ना। चलिए, तो आज आपको फैक्ट मिल रहा है, आज आपको फैक्ट मिल रहा है, तो आपको फैक्ट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ध्यान देना है। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइएगा, बहुत सुपर क्वेश्चन आने वाले हैं आप लोगों को, अब देखने को मिलेंगे। चलिए, बताइए कि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आई थिंक सभी का सही होना चाहिए, है ना। तो बताइए, के सिवान को कहा जाता है, या डॉक्टर गीता जैन को कहा जाता है, या एम बनीता को कहा जाता है, या सतीश धवन को? किसको कहा जाता है? आंसर कीजिए सभी लोग, किसको कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाएगा? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा, है ना। किसको कहा जाता है? के सिवान जी को क्या कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ना। यहाँ से क्वेश्चन कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं कि मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, चांद पर उतरने वाला व्यक्ति कौन है, सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह किसने बनाया था, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको इन टाइप के क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है ना, क्योंकि ये फैक्ट है, ये लोगों ने क्या किया है, ये प्रयास किया है, खोज किया है, डिस्कवरी किया है। तो आपको भी दिखाना चाहता है, जो कॉम्पिटिशन एग्जाम है तो आपको दिखाना चाहता है कि लोगों ने क्या क्या किया है, इसी दुनिया के ये सब लोग हैं, तो क्या क्या इन्होंने क्या, कहाँ कहाँ इनका योगदान है ना। इसलिए सभी एग्जाम में बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है, मिस नहीं करना है ऐसे क्वेश्चनों को। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं दूसरा सोच रही हूँ क्लास और लेने की, तो वो क्लास में सोच रही हूँ शायद जीके की ले लेती हूँ, एमपी जीके या करंट अफेयर्स के, जैसा आप सब सजेशन करेंगे तो साथ में मिलकर के हम डिसीजन लेंगे, है ना। जो आप सबके लिए सुटेबल होगा हम वही क्लास यहाँ पर रखेंगे। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? कि चांद पर, देखिए क्वेश्चन ही बन गया यहाँ पर, चांद पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए, आप खुद बताइए कि चांद पर जो कदम रखने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? क्या सुनीता विलियम्स जी थी, कल्पना चावला जी थी, या डॉक्टर गीता जैन थे, या नील आर्मस्ट्रांग जी थे? कौन थे बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। आज तो ये फैक्ट की क्लास है ना, क्योंकि आज जानना आपके लिए जरूरी है कि क्या क्या हमारे देश में हुआ है, क्या क्या हो चुका, क्या क्या हो रहा है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी इस देश के निवासी है ना। इसलिए आपका दायित्व बनता है, फर्ज बनता है कि आप जाने कि लोगों ने क्या क्या योगदान दिया है। आंसर करें सभी लोग कि कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग जी थे जो चांद पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति, इन्होंने पहला कदम इन्होंने रखा था, है ना। इन्हीं का योगदान था जो चांद पर इन्होंने यहाँ पर ये गए थे, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, मेरी भाषा तो आप सबको समझ में आ रही है ना, है ना। चलिए, तो कोशिश तो यही करती हूँ, फिर अब नहीं हो पाएगा तो फिर बताइएगा, तो फिर दूसरा ऑप्शन भी देखूंगी। मकसद तो अपने नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्रतिबद्ध हो चुके हैं आपकी तैयारी को बेहतर कर लेकर के, तो आप भी प्रतिबद्ध हो जाइए कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अब अगर तैयारी नहीं बनाओगे तो कब बनाएंगे आप लोग? अगर अभी तैयारी नहीं बनाए तो कब बनाएंगे, है ना। तो आपके सही समय है ये।
वैसे भी देश आत्मनिर्भर होने जा रहा है ना। तो सभी यहाँ पर मोदी जी भी कह रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर सभी कह रहे हैं वैसे तो, सीएम हो, पीएम हो, तो सभी जी कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, तो आप सबको आत्मनिर्भर बनना है ना। खुद यहाँ पर जॉब लाइए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए अपने लिए, है ना। अब मेहनत नहीं करो, जीवन में कम मेहनत करेंगे, फिर बहुत पछताएंगे बाद में, है ना। इसलिए अभी सही समय है, अपने मेहनत का, अपने फलों का, अपने किताबों का, सभी का सही प्रयोग कीजिए सही समय पर। चलिए, आर्मस्ट्रांग द्वारा चंद्रमा पर पहला कदम रखा गया था, कब रखा गया था? अभी तो आपने देखा कि आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने रखा कब था कदम, वो सन बताइए आप लोग, आंसर कीजिए अब। क्या 21 जुलाई 1970 को रखा था, या 24 जुलाई 1969 को रखा था, या 21 जुलाई या 1969 को रखा था, या 22 जुलाई 1970 को? बताइए कब रखा था, 1970 में, 1969 में, या 1969? 21 जुलाई, बस डेट का फर्क है, बताइए। आंसर कीजिए, सभी लोग आंसर करें, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन? 21 जुलाई 1969 हो जाएगा, है ना। 1969 में उन्होंने क्या किया था, पहला कदम उन्होंने रखा था। सॉरी, ये नहीं होगा आपका, 21 जुलाई 1970 हो जाएगा, पहला होगा, है ना। क्या होगा? 21 जुलाई 1970 हो जाएगा, है ना। चलिए, तो इस सन में इन्होंने क्या किया था, पहला कदम इन्होंने रखा था, है ना। अब आपको ध्यान देना, इससे क्वेश्चन बनते हैं कि कल्पना चावला कब कहाँ पर क्या योगदान था, नील आर्मस्ट्रांग जी का क्या योगदान था, कब किस सन में इन्होंने क्या किया, तो आपको ध्यान रखना, ये सब आए हुए क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, है ना। चलिए देखते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए कि ये 1970 था, है ना, 21 जुलाई 1970 था। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइएगा, अब यहाँ से उद्यान से भी क्वेश्चन बनते हैं, अभ्यारण्य से क्वेश्चन बनते हैं, अब किस टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते बताइए। अब मैं जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं मैं सब आपको ला करके दे रही हूँ आज साइंस में, ठीक। चलिए बताइए, यहाँ पर काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा बहुत फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, तो बताइए वो किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या बाघ के लिए है, या भालू के लिए है, या हंगुल के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए? तो आई थिंक आपको आंसर आ रहा होगा, क्योंकि काफी फेमस क्वेश्चन है ये। अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी रखी है, जारी रखी है, तो ये आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो देख लीजिए आज और आंसर कीजिए। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। यहाँ पर क्या फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये फेमस है ना। चलिए, तो अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की, क्या है देखिए। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। पौधे, आपको ये तो आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा ही पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है ना, जैसे भोजन बनाते समय जो क्रिया हो रही है, तो निम्न आवश्यक, उसकी क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक है बताइए। आंसर कीजिएगा, भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है और हर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता भी है ये क्वेश्चन। बताइए, अब आंसर कीजिए कि क्या क्या आवश्यक है वहां पर भोजन बनाने के लिए। पौधों को प्रकाशन से जैसे क्रिया होती है वहां पर, तो क्रिया के दौरान क्या क्या आवश्यक है? क्या पहले देखिए, ऑक्सीजन है, या जल है, या सूर्य का पर्णहित है। ऑक्सीजन है, जल है, सूर्य का प्रकाश है, या पर्णरहित है, पर्णहरित है, सॉरी। फिर दूसरा देखिए, ऑक्सीजन है, या शर्करा है, या सूर्य का प्रकाश एवं जल है। तीसरा कह रहा है कि CO2 है, या जल है, सूर्य का प्रकाश है, पर्णरहित है, पर्णहरित है। या फोर्थ कह रहा है CO2 है, या शर्करा है, जल है, या सूर्य का प्रकाश। अब आंसर कीजिए, क्या होगा राइट ऑप्शन। पौधे जो अपनी क्रिया करते भोजन बनाते हैं, उस टाइम उनके पास क्या क्या यहाँ पर तत्व होना चाहिए, सामग्री उनके पास होनी चाहिए। तो बताइए क्या होगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, और पर्णहरित यहाँ भी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर आपका सभी आंसर यहाँ पर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शर्करा की जरूरत उनको नहीं पड़ती है। यहाँ पर भी शर्करा है तो इसको भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। और ऑक्सीजन की भी जरूरत वो हमको नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमको ऑक्सीजन स्वयं देते हैं, है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। वन अधिकार अधिनियम, जो वन अधिकार अधिनियम बनाए गए हैं 2006 का, तो उनका मूल उद्देश्य क्या था? क्यों उन्होंने अधिकार, वन का अधिकार उन्होंने क्यों बताया, क्यों बनाया अधिकार, सभी के लिए अधिकार क्यों बनाया? 2006 का जो मूल उद्देश्य है, तो बताइए इसका उद्देश्य क्या था, मूल उद्देश्य क्या था? वन अधिकार बनने का, अधिनियम बनने का उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन देखिए क्या है, वनों का वर्गीकरण करना,
क्या था? पहला ऑप्शन क्या बता रहा है कि यहाँ पर उद्देश्य क्या था? वनों का वर्गीकरण करना, या दूसरा है वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना। अब आंसर कीजिए सभी लोग, अब सभी आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका? जो वन अधिकार अधिनियम 2006 बना है उसका मूल उद्देश्य क्या है? वनों का वर्गीकरण कर देना। तो ये आपका नहीं है कि वनों को वर्गीकरण कर देना, अलग अलग वन को कर देना। वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ाना, ये भी ऐसा नहीं, कुछ यहाँ पर वो नहीं, उद्देश्य नहीं बताया गया है। फोर्थ कह रहा राज्यों को अपने भूभाग में आ रहे अभ्यारण्यों पर अधिक स्वायत्तता देना, मतलब उस पर नियंत्रण करना। जो हमारे स्टेट में आ रहे हैं, अपने राज्य में आ रहे हैं, अपने संभाग में आ रहे हैं, उसको अभ्यारण्यों क्या करना, अधिक स्वायत्तता, उस पर अधिक नियंत्रण करने, क्या ऐसा उद्देश्य है उनका? तो क्या हो बताइए? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो बात कही गई, उद्देश्य क्या बताया गया है, तो आपको फैक्ट उद्देश्य देखिए सभी के हित में है। आपको कोई भी कार्य करना, शिक्षा जगत हो, कोई भी जगत हो, है ना, आपको क्या करना है? सर्वहित करना है ना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, है ना। तो आपको सबके हित के बारे में यहाँ पर सोचना है। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी हो, पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों के अधिकारों को मान्यता देना। क्या है? पारंपरिक रूप से वनों में रहने, जो पारंपरिक सदियों से रहे आ रहे हैं, तो उनमें वन में रहने वाले व्यक्ति को, समुदायों को, अधिकारों को मान्यता दे रहा कि यहाँ पर ये रह सकते हैं। उनको मान्यता दी जा रही है कि यहाँ पर ये लोग इस अधिनियम के तहत ये लोग रह सकते हैं, है ना। चलिए, तो कौन कौन रह सकता है? जो पारंपरिक रूप से सदियों से रहे आ रहे हैं, है ना, तो उन सबको ये ऑप्शन देता है कि क्या है, उनको मान्यता दे रहा है। चलिए, इसी का ये उद्देश्य है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का। सभी लोग बताएंगे, सभी लोग आंसर करेंगे, और बीच बीच में अपने सभी दोस्तों को शेयर करते रहेंगे, है ना। ईमानदारी शेयर करना है आपको, और लाइक तो बिल्कुल करके ही जाना है आप सबको, है ना। लाइक करने में आपको जाता क्या है ना, आप तो लाइक सभी कर सकते हो। तो चलिए, तो आई थिंक करते भी हैं, कुछ करते भी हैं, जो नहीं करते वो भी करना सीख जाए यहाँ पर। चलिए बताइए, यहाँ पर किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में यानी पहले हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? आप लोग ये जरूर बताइए कि आज का सेशन आपको कैसा लग रहा है। बताइएगा सभी लोग, क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, या आपको यहाँ पर आंसर देना सही लग रहा है या नहीं लग रहा है ना। आंसर तो आ ही रहे हैं, सभी के आ रहे हैं। चलिए, तो बताइएगा, किस उद्यान को, राष्ट्रीय उद्यान के पूर्व में क्या कहा जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। किसको कहा जाता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, या राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था, या इनमें से सभी? किसको कहा जाता? बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान किसको कहा जाता है मालूम है आप सबको? जिम राष्ट्रीय, यहाँ पर जिम जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, इसी का पूर्व नाम क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान, है ना। इसी क्या कहा जाता था? हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। ठीक, चलिए, तो ये आपका राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। चलिए, जब एक जीव लाभ लेता है ना, बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए, एक दूसरे से लाभ ले रहे हैं लेकिन एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? बताइए। एक जीव क्या कर रहा है? जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, मतलब अगर आप किसी चीज का लाभ ले रहे हो लेकिन प्रभावित नहीं कर रहे हो, उसको परेशान नहीं कर रहे हो, लेकिन लाभ ले रहे हो, तो ऐसे में क्या कहलाएगा? परजीवी कहलाएगा, मृतोपजीवी कहलाएगा, या सहजीवी कहलाएगा, या सहभोजी कहलाएगा? बताइए, आंसर कीजिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि बिना किसी को प्रभावित किए वो भोजन अपना ले रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा जीव है जो सामने वाले जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो अपना भोजन ग्रहण कर लेता है सामने वाले को बिना परेशान किए हुए। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा सहभोजी हो जाएगा, है ना। अभी हमने सहजीवी की बात की थी कि जो एक दूसरे पर डिपेंड रहे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सहजीवी। मृतोपजीवी वो कहलाते हैं जो सड़े गले हुए पदार्थ को जो जीव खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। अब परजीवी कौन कहलाते हैं? जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परजीवी कहलाते हैं, है ना। चलिए, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहना, ये परजीवी कहलाता है ना। चलिए, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, सहभोजी हो जाएगा, है ना। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन बने हुए हैं कंपटीशन एग्जाम में। यहाँ से जितने वृक्ष होते हैं, जितने सब्जियां होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो प्याज है, आलू है, अदरक है, इस टाइप के क्वेश्चन बना हुआ कंपटीशन एग्जाम का ये क्वेश्चन है। तो बताइए, आंसर कीजिए सभी लोग। प्याज, आलू, अदरक आप सब तो यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो बताइए कि इसकी प्याज, आलू जो अदरक है ये क्या है, जड़ है या ये तना है? इसका हम कौन सा भाग खाने में प्रयोग करते हैं? बताइए, जड़ का प्रयोग करते हैं, तना का प्रयोग करते हैं, या अपवास्तनिक जड़े का प्रयोग करते हैं, सल का पत्र करते हैं, किसका करते हैं? बताइए, आंसर करें सभी लोग। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर तने का प्रयोग करते हैं हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तने का खाने में प्रयोग करते हैं, है ना। जो उसका तना वाला भाग होता है वहीं से हमको आलू अदरक की उत्पत्ति मिलती है, वहां से वहीं से निकाल करके हम खाते हैं ना। तो कौन सा भाग है जहां से मिलता है? वो तना कहलाता है ना। जहां से प्याज और आलू निकलता है वो क्या कहलाता है? वो आपका तना। अब वहीं से आपको उस टाइप का अदरक भी रहता है। चलिए तो बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की। आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक। चलिए अभी किसी दिन मैं 50 क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी कंटिन्यू लेने वाली हूँ, फटाफट क्वेश्चन एक दिन लेने वाली हूँ, ठीक। आप लोग डेट निर्धारित करके बताइए कि मैम इस दिन फटाफट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कराइए, उसी दिन मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, ठीक। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। बताइए यहाँ पर क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? बगुला भैंस पर बैठता है। बगुला आपने अक्सर देखा होगा, गांवों में तो होता है, वैसे तो कहीं मिलेगा नहीं, लेकिन बताइए बगुला भैंस पर बैठता है, क्योंकि रीजन क्या, क्यों बैठता है? बगुला जो है भैंस पर तो बैठता है, लेकिन रीजन क्या होता है? आप सभी आंसर करें। बगुला भैंस को डराना चाहता है। क्या डरा सकता है बगुला भैंस को? या बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठे, क्या वहां पर उसके डीजे चल रहा होता है, मनोरंजन के लिए बैठेगा? तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध होता है। या चौथा ऑप्शन कह रहा है जो भैंस होती है बगुले का एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। क्या वो सवारी गाड़ी है ना। तो बताइए क्या ऑप्शन हो जाएगा? वैसे तो आंसर मैं आपको सबको पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे मैंने आपको हिंट दे दिया है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सभी लोग आंसर करें। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा? जो बगुला होता है भैंस पर बैठता तो है, लेकिन किस लिए बैठता? रीजन क्या, क्यों बैठता? कीड़े मकोड़े खाने के लिए, है ना। क्योंकि भैंस को भी कीड़े मकोड़े अगर बैठे हैं उसके सर पे तो उसको भी खुजली हो रही होगी, उसे भी जरूरत होती है कोई ना कोई इसको निकाल कर बाहर फेंक दे, है ना। अब फेंकेगा कौन? अब बगुले को क्या होती है जरूरत? कीड़े मकोड़े को खाने की जरूरत होती है, तो वो खा लेता है उसको उठा करके, है ना। तो वो क्या, उसकी सफाई हो गई उसके शरीर की, और साथ ही साथ बगुले को क्या मिल गया? उसको भोजन मिल गया। तो दोनों का एक दूसरे का कोऑपरेटिव यहाँ पर होकर के, भाई तुम्हारा ऐसा काम हो जाएगा तो हमारा ऐसा हो जाएगा, है ना। मतलब कोऑपरेट करके एक दूसरे के सहजीवी साथ साथ एक दूसरे के परमिशन से कर रहे हैं, है ना, बिना मन के नहीं कर रहे हैं। चलिए तो एक दूसरे को जरूरत है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, है ना। चलिए डराना वराना नहीं है कि बगुला भैंस को डरा लेगा यहाँ पर, है ना ही मनोरंजन करना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप सबको शेयर करना है, ईमानदारी बिल्कुल नहीं खोना आप सबको, ठीक। चलिए ओम शिव शक्ति क्लास में ईमानदारी बिल्कुल नहीं खोना आप सबको, ईमानदारी अपना बरकरार रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए यहाँ पर आंसर कीजिए, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में बनते हैं। बताइए ये रीजन क्या होता है? किस पौधे में ऐसी कौन सी उपस्थिति पाई जाती है कि पौधे हरे होते हैं? बताइए उनकी जो पत्तियां होती हैं हरे क्यों होती हैं? क्या एंथ्रासाइनिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, या कैरोटीनाइड के कारण, या लाइकोपिन के कारण? किसके कारण होता है बताइए? आंसर करेंगे सभी लोग, आंसर करेंगे। किस उपस्थिति, ऐसी कौन सी उपस्थिति पाई जाती है जिसके कारण पौधों का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। किस वर्णक की उपस्थिति पाई जाती है? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? लाइकोपिन भी नहीं होगा आपका, ये रंग हो जाएगा। एंथ्रोसाइनिन भी नहीं होगा, कैरोनाइड भी नहीं होगा। आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण क्या होते हैं? पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनके पौधों का रंग क्या हो जाता है? हरा हो जाता है ना। तो यही उपस्थिति उनकी पाई जाती है, ये वर्णक पाया जाता है कौन सा? क्लोरोफिल, है ना। इसकी उपस्थिति कारण ही जो पौधे का रंग होता है वो हरा हो जाता है। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए नृत्य से भी क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ पर प्रॉपर जहाँ की संस्कृति है, जहाँ के लोक नृत्य है, जहाँ के त्यौहार हैं, जहाँ कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिनकी तिथियां होती हैं, तो इन सभी से क्वेश्चन बनते हैं। इन सभी से भी क्वेश्चन लाने वाली हूँ। आज भी कुछ यहाँ पर इंक्लूड है, लेकिन जो नहीं कर पाई हूँ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जरूर दूंगी वो, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए बताइए, आंसर कीजिए कि बिहू जो है भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए किस राज्य में बिहू का यहाँ पर ये लोक नृत्य जो है, ये बिहू ये किस राज्य का है?
राजस्थान का है, या असम का है, या तमिलनाडु का है, या उत्तर प्रदेश का? आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। किसी को यहाँ पर अलाउ नहीं है कि जो आंसर नहीं करेगा, सभी को आंसर करना है ना। तो आंसर करें सभी लोग। राजस्थान होगा क्या? नहीं होगा राजस्थान। तमिलनाडु भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, उत्तर प्रदेश भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका राइट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना। असम आपका राइट हो जाएगा। असम का ही क्या है? बिहू जो है लोक नृत्य है ना। कहाँ का है? असम का है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं। देखिए हर स्टेट से जहाँ लोक नृत्य है, जो त्योहार है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है, इस चीज को मिस नहीं करना है। इनको कहेंगे तो पर्टिकुलर पूरे स्टेटों का मैं त्योहार और आपको यहाँ पर नृत्य जो जितने हैं जिस जिस स्टेट के, वो सभी आपको दे दूंगी। हमने पिछले सेशन पे पढ़ा था साइंस में, खरीफ फसल, रबी की फसल, ये सब हमने तैयारी कर ली है, पढ़ लिया है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, है ना। यहाँ पर अगर आप कोई भी सर्च करेंगे, ईवीएस सर्च करेंगे, हिंदी से सर्च करें, हिंदी पेडागॉजी करेंगे, या तो प्लेलिस्ट में आप डायरेक्ट चले जाएंगे ओम शिव शक्ति क्लासेस का, तो आपको सारी क्लासेस यहाँ पर डली हुई हैं। आप लोग देखिए, वो आप सबके लिए ही है ना, वहाँ पर रखने के लिए नहीं है। पूरी थ्योरी बताई गई इस चीज़ की, है ना। चलिए, तो जो लोग नहीं जुड़े टेलीग्राम, सबसे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स का कहना है कि मैम लिंक नहीं मिल रही है, ये लिंक की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो आप सब लोग ध्यान रखिए, इस लिंक की सब एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, है ना। बताया जा रहा है कि सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब कर, आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, लेकिन आप लोग ने जो बेल आइकन होता है साइड में, सब्सक्राइब के जस्ट साइड में, जैसे ये आपका ये सब्सक्राइब का, ये आपका ये साइन हो गया, अब यहीं पर आपको क्या मिलता है? एक बेल आइकन की एक घंटी की तरह आपको बेल मिलती है ना। इसी बेल को आपको क्लिक करना है। क्या करना है? इसी बेल को आपको क्लिक करना है ना। तो यहाँ पर येलो कलर की आपको बेल मिलेगी, इसी बेल को आपको क्लिक कर देना है। तो आपको क्या मिलेगा? डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। वैसे आप लोग परेशान हो जाते हैं, क्लासेस मिस हो जाती हैं, तो आपको डेली यहाँ पर रहना। इस चीज़ को ध्यान रखें कि क्या आपने बेल आइकन प्रेस किया है या नहीं किया है, इस चीज़ को चेक कर लीजिए, आज ही चेक कर लीजिएगा, ठीक। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। बताइए, 11 जुलाई को मनाया जाता है, 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, या विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, या विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस? सभी लोग आंसर करेंगे इसका। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन? बताइए। क्योंकि देखिए यहाँ से जो तिथियां होती है, दिन होते हैं, त्योहार होते हैं, नृत्य होते हैं, तो ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। बताइए, आंसर करें। 11 जुलाई क्या मनाया जाता है? तो आपको मालूम है कि पर्यावरण दिवस तो मनाया नहीं जाता इस टाइम को, तो क्या मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है ना। क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। चलिए, तो सभी दिवस मनाए जाते हैं, महिला दिवस भी मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी पुरुष दिवस तो नहीं आया, महिला दिवस तो आ गया है, लेकिन जल्दी वो सब भी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जो बिहार में क्या होता है, सबसे ज्यादा मधुमक्खी कहाँ होती है? बिहार में होती है, ठीक। अब ये तो होती है, लेकिन इनको शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? कौन से महीने में, कौन से साल में ये लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते? बताइए, क्या अप्रैल से जून हो जाएगा, या जुलाई से सितंबर हो जाएगा, या अक्टूबर से दिसंबर हो जाएगा, या जनवरी से मार्च हो जाएगा? क्या होगा बताइए। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? बिहार में कौन, या जो यूपी से होंगे तुमको जरूर मालूम होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा राइट? मालूम सबको होना चाहिए क्योंकि आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किस महीने मनाया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर में, है ना। आपको ध्यान रखना इस चीज को, कब मनाया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। चलिए, तब तक आप क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कीजिए, और शेयर, जो लोग शेयर नहीं किए अभी तक शेयर कीजिए, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ। सभी लोग बताएं। गलत उत्तर का चयन करना है आपको क्या करना है? यहाँ पर जो रॉन्ग है उसी का चयन करना है। बाकी डे आपको दिया गया है, एक कोई ऐसा है जो आपको रॉन्ग लग रहा है, बताइए आपको कौन सा रॉन्ग लग रहा है। बात करते चलिए। विश्व जल दिवस क्या 22 मार्च को मनाया जाता है? ओजोन दिवस क्या 16 सितंबर को मनाया जाता है, या पृथ्वी दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, या विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है? बताइए, आंसर कीजिए। कौन सा यहाँ पर रॉन्ग है? कोई एक है जो आपका रॉन्ग है, और 3 आपके राइट हो जाएंगे, एक आपका रॉन्ग है, तो आपको गलत उत्तर का चयन करना है। सभी लोग बताएंगे। तो आपको मालूम है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है?
22 मार्च को मनाया जाता है। क्या है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया। इस चीज को ध्यान रखना, ओजोन दिवस को आपको ध्यान रखना, बहुत कंपटीशन एग्जाम में ओजोन दिवस से क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपको पर्यावरण दिवस से बनता है, पृथ्वी दिवस से बनता है ना, जनसंख्या दिवस से, उसी तरह से आपका ये ओजोन से भी बनता है। तो अभी आपको मालूम है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसको कौन नहीं जानता है ना, बच्चा जानता है। तो आपको ये बच्चे को ये भी जानना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। ये कब मनाया? 22 मई को नहीं मनाया जाता, ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया था? 22 अप्रैल को। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यही जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए एक क्वेश्चन से 5-5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, ऑप्शन मिल रहा है, उसको सबको डिस्क्राइब कर रहे हैं हम साथ साथ में। तो आपको बिल्कुल क्लासेस मिस नहीं करनी है। और आपको मालूम हो जाना चाहिए कि रात्रि के 9 बजे डेली यहाँ पर रात्रि के 9 बजे ये क्लास रहती है। कितने बजे? डेली रात्रि के 9 बजे। और मैथ्स की क्लास आपको डेली मिलती है शाम को 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 बजे डेली रहती है। आप लोग जरूर यहाँ पर ज्वाइन किया कीजिए, आपकी संख्या बहुत कम रहती है मैथ्स में, तो आप लोग को मैथ्स भी जरूरी है, हमें मालूम हो जाना चाहिए। ठीक, चलिए वैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मैथ्स में ही कम नंबर आते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। विजय सर बहुत मेहनत से कंटेंट बना रहे हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना है ना, और सभी को यहाँ पर अटेंड होना है। और ये जो लिंक ना मिलने वाली प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसका सोल्यूशन देखिए। इसका सोल्यूशन यही है कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कीजिए। क्या कीजिए? बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। कौन सा विकल्प खेलों का महत्व नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो खेलों का महत्व नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प जो खेल से रिलेटिव उसका खेल का महत्व नहीं बता रहा है? पहला क्या कह रहा है कि इनमें खेलों से क्या होता है? इनमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक विकास होता है। क्या ये होता है? या पूछ रखा कि आपसे नहीं की बात कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर दूसरा क्या कर, इनमें व्यक्तित्व का विकास होता है। तीसरा क्या कह रहे हैं? व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है। चौथा क्या कह रहा है कि इनसे ज्ञानेंद्रिय, ये ज्ञानेंद्रियां हैं, ध्यान रखना है, ये क्या है? ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है। तो किसका विकास होता बताइए? तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है? नहीं है की बात किया है। ठीक है, आंसर करें सभी लोग, कौन सा महत्व नहीं है यहाँ पर? तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों का विकास नहीं होता है ना, क्योंकि आप खेल रहे हो, ठीक है, आपकी फिट हो, बॉडी फिट है, आपकी एक्टिव है, तो ये शारीरिक विकास हुआ। आप मेंटलिटी आपकी ठीक ठाक हुई, मतलब अगर एक्टिव लग रहे हो, मतलब खेल के कोई भी, अगर जैसे टेबल टेनिस हो, कोई भी गेम हो आपका, जो भी है आपका, तो जब आप खेल रहे हो तो आपको क्या लगता है? कुछ टाइम के लिए बहुत हल्का महसूस होता है। इससे क्या होता है? शारीरिक विकास हुआ, मानसिक भी विकास हुआ। अब बात जब आई व्यक्तित्व की, तो ये भी बात सही है, ये भी विकास होता है, व्यक्तित्व का भी विकास होता है, सामाजिक विकास भी होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई एक अकेले तो आप वहाँ पर स्पोर्ट, यहाँ पर ग्राउंड में आप खेलोगे नहीं, वहाँ पर तो समाज से कुछ ना कुछ व्यक्ति होंगे ना, 2 4 10 लोग तो होंगे ना, किसी न किसी टीम में अगर खेल रहे हो आप, तो सामाजिक विकास भी होता है ना, उसका विकास होता है। ये भी मालूम होता है कि कौन हमारे कोच हैं, कौन हमसे बड़े हैं, यहाँ पे कौन हमसे छोटे हैं, किस तरीके से बात करनी है, हमारे सर कौन है, तो वहाँ से सामाजिक विकास होता है। होता क्या नहीं, ज्ञानेंद्रियों का विकास यहाँ से नहीं होता, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ ये नहीं है कि आपको देखने को, सुनने में या कुछ यहाँ पर विकसित हो रहा है। चलिए बात क्या हो जाएगी यहाँ पर? नहीं की बात हो रही, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, है ना। शारीरिक बाकी सब विकास होते हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों की यहाँ पर बात नहीं की गई है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अब सब बताइए इसको। इसरो का पूरा नाम क्या है? सभी बताएंगे इसका आंसर। इसरो का पूरा नाम क्या है? पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफिस है। दूसरा क्या कह रहा है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। या तीसरा क्या कह रहा है? इंडियन स्टेट रिसर्च ऑफिस है। क्या है? इंडियन स्टेट रिसर्च ऑफिस है। चौथा क्या कर? इनमें से कोई नहीं। क्या है राइट ऑप्शन बताइए? इसरो का पूरा नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि इससे पहले आपने कंपटीशन एग्जाम में जरूर देखा होगा, है ना। तो इसरो क्या है? एक बताइए, एक संस्थान है। क्या है? इसरो एक संस्थान है, ना कि स्पेस रिसर्च नहीं है। ये क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान है ना, संस्था है एक इसरो, है ना। वहाँ पर खोज किया जाता है, बड़े बड़े वैज्ञानिक वहाँ पर खोज करते हैं, है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। इंडियन स्टेट रिसर्च नहीं होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च यहाँ पर ऑफिस नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है ना, इसरो। चलिए यहाँ पर बड़े बड़े वैज्ञानिक काम करते हैं, यहाँ पर खोज किया जाता है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या। देखिए यहाँ इसरो से ही, इसरो की स्थापना कब की गई? देखिए मतलब अगर आप जैसे चांद पर उतरने वाले व्यक्ति कौन थे, किस सन में गए थे, कब गए थे, ये सब क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इस चीज़ों को।
बात करते हैं क्वेश्चन की, इसरो की स्थापना किसने की है? इसरो की स्थापना किसने की है बताइए, इसकी स्थापना कौन किया है? क्या इंदिरा गांधी जी ने किया है, या विक्रम अम्बलाल साराभाई जी ने किया है, या के शिवान जी ने किया? इनमें सभी कौन होगा राइट ऑप्शन बताइए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो राइट है? तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। विक्रम अम्बलाल साराभाई जी ने इसरो की स्थापना की है ना। चलिए, यहाँ से क्वेश्चन कई टाइप के बनते हैं कि संस्थान कहाँ है, कब हुआ है ना, इसकी क्या है, मतलब बहुत टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपको टैलेंट खोज प्रतियोगिता की जानकारी लेनी है ना, रिजल्ट देखना है, तो कल रात्रि के 9 बजे, आप रात्रि के 9 बजे इसी टाइम पर कल आप यहाँ पर उपस्थित रहिएगा, तो आपको सारा रिजल्ट बताया जाएगा, सारी विधियाँ बताई जाएगी। और पढ़ने की हमें एक स्ट्रेटजी देखें कि क्या है, क्यों जो लोग नहीं पढ़ पा रहे, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हम किस टाइप की पढ़ाई, हम सब कुछ कल यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको मिस नहीं करना क्लास, कल की क्लास बहुत बेस्ट होने वाली है, ठीक। बेस्ट कौन करेगा? आप सब अपना यहाँ जब आया करिए, आप सबसे पहले अपना टारगेट बना के आइए कि हमको इतने साथियों को जोड़ना है, क्योंकि मैम मेहनत कर रही हैं, आप सबको मालूम है कि यहाँ पर फ्री क्लासेस है, हम आपसे कोई पैसे तो ले नहीं रहे हैं ना, बल्कि ऊपर से हम आपको पुरस्कार ही देने के लिए बुला रहे हैं ना, तो इतना तो कम से कम कीजिए कि शेयर कीजिए, है ना। वो तो हमारी खुशी है कि हमारे साथियों ने इतना अच्छा स्कोर किया, तो लकी ड्रॉ हम चुनेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको ईमानदारी ये बरकरार रखनी है कि आपको शेयर करना है, क्योंकि आपको मालूम है कि मेहनत कर रही हो, तो ये फिर 2-4 लोगों तक रह जाए तो मेरी मेहनत का कोई मतलब तो है नहीं। तो क्या आप सब चाहते हैं कि मेरी मैम इतना मेहनत करे, इसके बावजूद ये हमारे तक ही रह जाए? आप सब ऐसा चाहते हैं? मुझे तो नहीं लगता आप सब ऐसा चाहते होंगे। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसके लिए कोशिश कीजिए, जिस तरह से आपसे हो सके, तो आप ये यहाँ पर कोशिश अपनी पूरी कीजिए। चलिए, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आपको तो मालूम है योग दिवस आता ही आता है, पर कब आता है ये बताइए। क्या 20 जून को आता है, 21 जून को आता है, 22 जून को आता है, या 23 जून को आता है? बताइए, सभी लोग आंसर करें इसका। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी होगा, सी होगा, डी हो, क्या होगा बताइए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो जाए। 21 जून को क्या है? योग दिवस मनाया जाता है ना, 21 दिवस को योग दिवस मनाया जाता है। चलिए, बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बात की किसकी? मंदिर की बात की गई। देखिए, कोणार्क का मंदिर स्थित है, आप बताइए। कोणार्क का बहुत सारे साथी तो घूम कर भी आए होंगे, तो मालूम होगा उनको, लेकिन जो साथी नहीं गए हैं तो कम से कम क्वेश्चन के तहत जान जाए, तो नेक्स्ट टाइम उनको जाने को भी जल्दी से एक सीट पक्की कीजिए और जल्दी से कोणार्क की मंदिर घूम आइए, है ना। चलिए, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो बात करते हैं क्वेश्चन, कोणार्क का मंदिर स्थित कहाँ है? राजस्थान में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, या तमिलनाडु में? बताइए कहाँ स्थित है इसका? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। कहाँ स्थित है ये उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है ना। तो ध्यान रखिए, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, साइंस से भी है, प्लस आपका फैक्ट भी है, आपका जीके पार्ट भी है, इसमें सब में इंक्लूड है ना, सब सारी मटेरियल यहाँ पर इंक्लूड है, सारे सब्जेक्ट जो आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत यहाँ पर लाभदायक होने वाले हैं। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? आप लोगों से इतना लगाव है मुझे कि अगर मैं एक दिन क्लास नहीं लेती हूँ तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। मुझे लगता है मैंने अपने साथियों से बातचीत नहीं की, क्या मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, मतलब बिल्कुल मुझे ही खुद में अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश करती हूँ कि आप सब भी अगर मेरे साथ नहीं जुड़ पाते हैं तो यहाँ पर डेली क्लास लीजिए, है ना। आप लोग को भी ऐसा रियलाइज हो कि मैम को नहीं देखा तो चलिए ठीक है, पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा, है ना, क्लास नहीं ली, आप सबको रियलाइज होना चाहिए, है ना, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा तो लगता है कि मैं अपने साथियों से बातचीत नहीं कर पाई, तो भाई कम से कम एक तरीका यही है कि पढ़ाने का है, तो हम आप साथ में जुड़े हैं, क्योंकि एक परिवार है ना। तो यहाँ से परिवार के बिना तो अधूरा होता है, पूरा जीवन अधूरा होता है, आप सबके बिना भी है। चलिए, तो बात करते हैं क्वेश्चन की। तो डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? मुझे पढ़ाना तो बहुत अच्छा लगता है आप सबको, तो आप सबको क्लास अटेंड करना भी अच्छा लगना चाहिए। यहाँ पर कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य बताइए। उत्तर प्रदेश का है, केरल का है, आंध्र प्रदेश का, असम का है, कहाँ का है बताएं आप सभी लोग। तो आपको तो मालूम है कथक डांस बहुत सारे लोग करते भी होंगे, कहाँ का है, बहुत सारे फ्रेंड्स को पसंद हो कथक, है ना। तो कहाँ का हो जाएगा ऑप्शन आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, है ना। तो यहाँ का ये कथक, ये शास्त्रीय नृत्य है ना। तो अब देख लीजिए किस तरह, बिहू का असम का है, कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का है। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, है ना। तो आपको इन क्वेश्चन पर ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताइए किस देश में क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है, गर्मियों में मनाया जाता है। क्रिसमस तो आप सभी लोग मनाते ही होंगे, तो बताइए क्रिसमस कहाँ का त्योहार आप लोग मनाते हैं। अब तो यहाँ क्रिसमस वही लोग बस नहीं इंडिया में भी मनाते हैं, तो बताएं सभी लोग क्रिसमस कहाँ का त्योहार है और गर्मियों में मनाया जाता है, तो वो कहाँ है, कहाँ का। तो वो जापान का है या भारत का है, ऑस्ट्रेलिया का है या अमेरिका, कहाँ का है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, क्रिसमस कहाँ का त्योहार है, ये ऑस्ट्रेलिया का त्योहार है। कहाँ का त्योहार है, ये ऑस्ट्रेलिया का त्योहार है ना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना है कि कहाँ की चीज कहाँ है ना। ये सब कोई एक फैक्ट उठाइए, आप सर्च कीजिए, समझ में नहीं आता तो मुझे मैसेज कीजिए, है ना। तो अब लेकिन चीजों को फैक्ट पढ़िए, आप क्या पढ़िए, फैक्ट आप पढ़ा करिए, ठीक है, क्योंकि चीजें आपको जानना जरूरी है। तो शायद आज क्वेश्चन 30 ही थे, 30। तो क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर फीडबैक दीजिए, क्या मैं आपको समझा पाती हूँ ये भी बताइएगा। और कल का सेशन बिल्कुल आप सबको मिस नहीं करना, रात्रि के 9 बजे, क्योंकि सभी साथियों का रिजल्ट आप सबको जानना है। लकी ड्रॉ 10 कौन चुने गए हैं कल आपको जानना है ना। पिछली बार तो 3 लोग चुने गए थे, इस बार हमने संख्या बढ़ा दी थी, 10 लोग कर दिया है। तो इस बार 10 लोग को कौन कौन चुने जा रहे हैं आप सबको जानना जरूरी है। यहाँ पर किस किस यहाँ से जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किस टाइप की आप सब तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छे से सब कुछ सुटेबल होगा, नंबर अच्छे होंगे, स्कोर अच्छे होंगे। कम क्योंकि समय तो बहुत कम है, तो हम कल सब कुछ जानने वाले हैं, कम समय में कैसे तैयारी करनी है, कम समय में कैसे तैयारी करनी है, तो ये कल हम सब जानेंगे, है ना। चलिए, तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही है ना। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। तो सबसे पहले अपने सभी साथियों को जोड़ दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिए कल का सेशन देखने के लिए तैयार रहेंगे सब लोग रिजल्ट देखने के लिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।